अजीजा ने मन ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग जीत गया है। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग जीत गया है, सबूत हाजिर हैं। क्या आप सही सुन रहे हैं? सही सुन रहे हैं। और क्या ये आदिल राजा कह रहा है? सिर्फ आदिल राजा नहीं कह रहा, बल्कि वेस्टर्न मीडिया इस्टेब्लिशमेंट ये बात कर रही है और टेलीग्राफ ने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात की है। देख लीजिए, सबूत है कि ईरान ये जंग जीत गया है। अब आज का सवाल जो है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के फ्यूचर से मुतल्लिक है कि क्या ईरान वाकई अमेरिका और इसराइल को हरा चुका है। जी हां, ये सिर्फ और सिर्फ कोई ईरानियन प्रोपेगेंडा नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। ये वेस्टर्न मीडिया एस्टैब्लिशमेंट बात कर रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स और आज 8 अगस्त 2026 है और ये एक लिंक है इससे पिछले वीलॉग का जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। अगर आपने पिछला वीलॉग नहीं देखा इस चैनल के ऊपर तो लाजमी देख लीजिए। जो कल 7 अगस्त का शाम का वीलॉग है वो देखिए तो आपको समझ आएगी। ये मैंने वादा किया था कि आपको प्रेजेंट करूंगा, तमाम तर तफसीलात वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं। अब पहली मर्तबा जो वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट है या वेस्टर्न मीडिया है वो ये बात कर रही हैं, इसका इशारा कर रहे हैं कि जो इस वक्त जंग हुई है पिछले कई महीनों से ईरान और अमेरिका और इसराइल और उसके इत्तहादियों के दरमियान, सुन्नी इत्तहादियों के दरमियान, उसमें वॉशिंगटन की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा नतीजा निकला है। सदर ट्रंप जो भी बात करते रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा नतीजा निकला है। अगर CNN की रिपोर्टिंग को देखा जाए तो अमेरिका में वो लोग कहते हैं खुलेआम के यार अमेरिका के पास तो जो मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स का स्टॉक जो है वो और बहुत सा एमुनेशन उसके अलावा उसके ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर है और वो शुरू नहीं, आगे इसको बढ़ा नहीं सकते। सदर ट्रंप ने कहा था कि मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा अटैक जो है मिसाइल का करने जा रहा हूं ईरान के ऊपर, लेकिन वो भी रोक दिया गया और अब बात की जा रही है कि हमारे मुज़ाकरात फाइनल हो रहे हैं। और अगर जो मैंने आपको कहा है कि टेलीग्राफ के ये जो रिपोर्ट है, मैं कोट करके रिपोर्ट की बात करूं क्योंकि मैं बात करूं तो मेरे मगर तो यहां भी पड़ जाते हैं, यूके के अंदर भी लोग पड़ जाते हैं, मुकदमात बना लिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूं, मैं वेरीफाइड रिपोर्टिंग जो वेस्टर्न मीडिया की है उसकी बेस के ऊपर अगर करूं, CNN की बेस के ऊपर करूं, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं इट्स फेक मीडिया, वो इट्स नॉट फेक मीडिया, इट्स योर मीडिया। वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, टेलीग्राफ क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगर इसके रिपोर्ट को देखा जाए, जो कि इनके चीफ फॉरेन एनालिस्ट हैं रोलैंड ओलिफेंट, इनका एनालिसिस जो है वो अगर चलो ठीक है पढ़ लिया जाए ना, जो उनका एनालिसिस है, आप ये एनालिसिस अगर हम पढ़ते हैं रोलैंड एलिफेंट का, मैं भी अगले के कंधों के ऊपर रख के, अब मैंने सीख गया हूं ना यहाँ पे इनसे तरीके गुरों से हैं, तो अगर इनके कंधे के ऊपर रख के फायर करूं मैं, ठीक है, तो इन्होंने जो रोलैंड एलिफेंट के एनालिसिस ने जो अगर उसको पढ़ा जाए तो वो लिखते हैं कि अगर हॉर्मज एग्रीमेंट फाइनल होता है जो इस वक्त ओमान करवा रहा है खामोशी के साथ, तो उससे ईरान की रीजनल पोजीशन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी जिस जंग का मकसद ईरान को कमजोर करना था, उसके बाद ईरान को कुछ स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो है वो ज्यादा मिल जाएगा, कमजोर नहीं ईरान होगा। और अगर ये असेसमेंट दुरुस्त साबित होती है जो कि टेलीग्राफ में रोलैंड ओलिफेंट कर रहे हैं और इनके अलावा बहुत से मीडिया एनालिस्ट वेस्टर्न मीडिया के अंदर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है फौजी एतबार से नहीं, मिलिट्री नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल आउटकम भी उसका होगा, उसके असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर भी, रीजन के ऊपर भी, हिंदुस्तान के ऊपर भी और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर भी या सो कॉल्ड वेस्ट एशिया के ऊपर भी। देखिए, वो कह रहे हैं कि हुर्मज की वजह से ये जंग जीते हैं। अब हुर्मज का असल मतलब क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझना, तब बात को लेके आगे चलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज जो है वो कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। इससे तकरीबन दुनिया की ऑयल सप्लाई है जिसकी वजह से आपकी मेरी गाड़ियां चलती हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। 20% लोग कहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हिस्सा वाज़े तौर के ऊपर गुजरता है यहाँ पे, ठीक है। और सदर ट्रंप के बारे में कहा गया था और अमेरिका के बारे में कहा गया था कि $100 से ऊपर अगर बैरल जाती है तो अमेरिका खुद भी जो कि तेल प्रोड्यूस करता है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जाहिर बात है कि ये एक चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की जानिब से ये जंग जीतने के लिए। लेकिन अगली बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
अभी जो बातचीत चल रही है वो ये है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के ऊपर जो इन्फ्लुएंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का है, उसको सदर ट्रंप के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं कि उन्होंने मैनिपुलेट किया, उन्होंने उसके ऊपर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो कमाए, उनकी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने कमाए। वो तो मार्केट है, इल्जामात है, अमेरिका जाने कौन जान, मतलब रात गई बात गई, हो सकता है हो जाए, लेकिन नहीं होगा अगर गवर्नमेंट चेंज होगी नवंबर के बाद, खास तौर के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की इंपीचमेंट भी हो सकती है इसी बात के ऊपर। लेकिन असल कहानी ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान और ईरान के दरमियान एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हुआ है, जिसमें मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन का नया मैकेनिज्म डिस्कस किया गया है कि कौन सी शिप गुजरेगी, कौन सी नहीं गुजरेगी, कौन किसको कितना बता देगा। जो पहले फील्ड मार्शल आसम मुनीर उर्फ खंजीर और ईरानियन आर्मी चीफ के साथ, जनरल वाहिदी के साथ मिलके अंडर द टेबल काम चला रहा था। अब अगर ये डील इंप्लीमेंटेशन तक पहुंचती है, इसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं, तो तेहरान इसे अपनी स्ट्रेटेजिक सक्सेस के तौर के ऊपर रखेगा कि भाई देखो, हमारे पर दुनिया का सबसे बड़ा, जो उसको वो कहते हैं कि दज्जाल है, पता नहीं फितना है, जो भी है, और उसके साथ पूरी दुनिया के अंदर जो गालियां पड़ती हैं वो इसराइल को पड़ती हैं, आपको पता ही अच्छे तरीके से। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमारे ऊपर अटैक किया, और तमाम सुन्नी ममालिक, सुन्नी अरब बादशाह जो है, जो शेखडम्स हैं, वो इनके साथ थी, लेकिन फिर भी हमारे साथ इनको टेबल के ऊपर आके डील साइन करनी पड़ी। ठीक है, तेहरान जाहिर बात है इसे अपनी स्ट्रेटेजिक सक्सेस बताएगा, और ये जाहिर बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वही स्ट्रेट है जिसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने कई डेकेड्स तक अपना 5th फ्लीट बहरेन के अंदर जो है वो रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो बदल जाता है, तो सवाल उठता है ना जी कि 5th फ्लीट के होते हुए भी, अमेरिका की पूरी माइट होते हुए भी, तमाम अरब शेखडम्स और अरब ममालिक के होते हुए भी, इसराइल की ताकत के साथ होते हुए भी, मतलब तुर्की पाकिस्तान उन्हीं के साथ ही है ना, सऊदी अरब उन्हीं के साथ है, उसके बावजूद भी आखिर में जीता कौन? सवाल तो है ना। अब देखें, उससे पहले कि जीता कौन के ऊपर आए, ट्रंप और नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव जो है इस जंग के अंदर था क्या, इसको पहले क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू जो है वो पब्लिक स्टेटमेंट को अगर आप देख लो ना, छोड़ो बिहाइंड द टेबल क्या था, तो ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था। ऑब्जेक्टिव था कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर दिया जाएगा, रीजनल इन्फ्लुएंस को कम कर दिया जाएगा, रिजीम चेंज किया जाएगा ईरान के अंदर, और न्यूक्लियर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर जंग के बाद ईरान की बार्गेनिंग पोजीशन और रीजनल लेवरेज बढ़ जाता है, जो कि लग रहा है कि बढ़ जाएगा, तो फिर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव किसका अचीव हुआ? इसीलिए ये जो टेलीग्राफ का एनालिसिस में कहा गया है कि बैटलफील्ड का पॉलिटिकल आउटकम ईरान के हक में नजर आता है, और इसको सबूत के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है कि यह सबूत है कि ईरान ये जंग जीत गया है। मैं भी गोरे में सर तो रख के तुम दस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टोरी छापी हुई है इधर, तो नहीं तो इस तरह ये पढ़ते हैं आके, आपको पता ही है, पाकिस्तानी साथ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल जो सिचुएशन है उसमें जो सीरियस इशू है, जो अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के मिसाइल्स का स्टॉक का जो मसला है, वो तो बड़े अरसे से सीएनएन की अपनी रिपोर्ट के जो है उसके मुताबिक जो है वो रिपोर्ट क्या है, ये सीएनएन की 1 मिनट से भी कम की रिपोर्ट है। पहले ये देखिए, काइंड कर्टसी ऑफ द सीएनएन। Iran has left U.S. stockpiles of a key missile defense system dangerously low, sources tell CNN. The U.S. has depleted nearly 80% of its THAAD high-altitude missile interceptors and 50% of its Patriot interceptors. So what does this mean for the U.S.? It limits military options against Iran going forward. And for U.S. allies in the Gulf, it makes clear to them that they remain vulnerable to Iranian missile and drone strikes. More broadly, for Europe, it means that U.S. help for Ukrainian air defense is unlikely to come anytime soon. And it's a wake-up call for Europe that it has to accelerate production of its own air defense missiles and air defense systems. Finally, China is watching all of this very closely and calculating just how long the U.S. might be able to maintain operations in any potential military conflict. काइंड कर्टसी सीएनएन टिकटॉक चैनल, जो कि हमने आपको ये वीडियो दिखाई है जिसके अंदर सवाल बड़ा ही सादा सा
सिंपल सा बार बार उठाया जा रहा है। जाहिर बात है अमेरिका के अंदर बैठ के सीएनएन की रिपोर्टिंग के मुताबिक अमेरिका की एयर डिफेंस इंटरसेप्ट इन्वेंटरीज के ऊपर बेतहाशा शदीद प्रेशर है। मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं जीती जाती, मिसाइल, इंटरसेप्टर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही असली गेम चेंजर होता है। ईरान को मुसलसल जो है वो मिसाइल इक्विपमेंट, मिसाइल फ्यूल चाइना प्रोवाइड कर रहा है पीछे खामोशी से बैठ के, लेकिन अमेरिका की कैपेसिटी वो नहीं है, उसके इत्तेहादियों की कैपेसिटी वो नहीं है। और अगर स्टॉक पाइल्स अमेरिका के बड़ी तेजी के साथ कंज्यूम हो, जो कि हो चुके हैं, तो रिप्लेसमेंट भी उतनी ही स्पीड के साथ होना जरूरी है। इसी दौरान किसी भी एनालिस्ट को यह भी जारी बात है कि वाज़े तौर के ऊपर पता है कि चाइना अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बड़ी तेजी के साथ एक्सपेंड कर रहा है, और ये इस कैपेसिटी के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट की जरूरत होती है जो पूरे दुनिया के अंदर है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग भी जरूरी है, और उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर मोनोपोली जो है वो चाइना की है। और अगर आज शुरू अमेरिका कर भी चुका है तो बहुत जल्द भी अमेरिका करे तो 10 से 20 साल का अरसा लग सकता है कि प्रोसेसिंग की मोनोपोली को तोड़ा जा सके। और इसी दौरान जो है वो जाहिर बात है कि ईरान को डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाइना की तरफ से मिल रही है। ये तमाम फैक्टर्स मिलकर रीजनल बैलेंस बदल सकते हैं। इसीलिए जो गुज़िश्ता रोज आपने तुर्की और सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट के नाम के ऊपर सुन्नी मुस्लिम पावर्स का मुस्लिम नाटो बनने की कोशिश तो देखी, लेकिन वो मुस्लिम नाटो क्या ईरान का मुकाबला कर पाएगा, जबकि ईरान का मुकाबला इजराइल और अमेरिका मिलकर नहीं कर पाया? ये मेरा आपसे सवाल है, आपने इसका जवाब देना है। देखिए, गल्फ स्टेट ने यहां पे क्या रोल अदा किया ये भी इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्टेट को ये बात समझ आ रही थी, दुबई की मार्केट डाउन जा रही थी, सऊदी अरब को ये बात पता थी, इसीलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने गल्फ कंट्रीज को वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, जो ट्रंप कह रहा है कि सौदा नहीं मैं करूंगा, मैं जाके जो कुछ बचा कुचा जो है इनको ठोक दूंगा जाके, तो इसने हमारे ऊपर हमला किया तो हम तुम्हारे ऊपर आके हमला करेंगे। और उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बड़ी तेजी के साथ हुई, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बात करनी होती है तो उनकी फैमिली के बिजनेसेस भी बहुत ज्यादा है। ट्रंप के दामाद के जो है वो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो ट्रंप के दामाद को सऊदियों ने लगाई हुई है, सिर्फ $2 बिलियन। जी आपको पता ही है। तो जाहिर बात है उन्होंने कहा कि यार इसको बताओ, समझाओ बाबे को, बंदे का पुत्र बने, ये मामला हमारे लिए खराब हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री डेटरेंस नहीं है ईरान की, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ईरान का मौजूद है थ्रू नेबरिंग अरब कंट्रीज के पुत्र इधर आए थे ठोक देवांगे। ठीक है, तो ये इशू कोई इतनी सादी बात नहीं है जो समझी जा रही है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, सवाल यह कि क्या ये अमेरिका के लिए स्विज कनाल का मूवमेंट है? तो ये नक्शा एक दफा फिर आप देख लीजिए कि इसमें आपको जहां पे 21 नंबर नजर आ रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, जिसकी वजह से ईरान ये जंग अलेजिडली जीत रहा है। और दूसरा आपको रास्ता 5 नंबर बाय 5 नंबर जो नजर आ रहा है, ये बाबुल मंदब से जो रास्ता है, ये दूसरा बाबुल मंदब है, ये दूसरा स्ट्रेट है जिसके ऊपर यमन के जरिए जो है वो ईरान का इन्फ्लुएंस है। लेकिन ऊपर आपको स्विज कनाल नजर आ रही है। ये स्विज कनाल जो है ये बाकी इसी की वजह से जो है वो यूरोप में तेल फिर भी पहुंच पा रहा है, तुर्की को, इसराइल को पहुंच पा रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन टेलीग्राफ ने भी किया है इसके ऊपर। उन्होंने पूछा है कि क्या ये वाकई जो है वो, आपको पता है कि ब्रिटिश का 1956 के अंदर स्विज कनाल के ऊपर कब्जा था, और ब्रिटिश ग्लोबल डोमिनेंस का डिक्लाइन सिंबॉलिकली जो है वो वहां से शुरू हुआ था जब इजिप्ट ने ये कब्जा उनसे वापस छीन लिया था अरब ममालिक के साथ मिलके। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका का 5th फ्लीट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में मौजूद था, उसके बावजूद ईरान ये स्ट्रेटेजिकली ये जंग जीत रहा है, तो क्या ये स्विज कनाल मूवमेंट है अमेरिका के लिए? जाहिर बात है हिस्ट्री जो है, तारीख जो है वो इसी तरह के टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर लिखी जाती है। ये बात जहन के अंदर जरा रख लीजिए। अब इस पूरी सिचुएशन का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये नक्शा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस हैं, जो फ्यूचर में पाइपलाइंस हो सकती हैं, और ये जेपी मॉर्गन चेज ने बताया हुआ कि जो रास्ते हैं उनका पाकिस्तान पे क्या असर है। पाकिस्तान के लिए आपको पता ही है, हाल में सऊदी अरब और तुर्की के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन एक दिन पहले हुआ है, ईरान के साथ भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लंबी सरहद है।
चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ईरान को भी सप्लाई वो कर रहा है, सब कुछ वेपन्स वगैरह एमुनेशन ईरान को बैक कर रहा है। अमेरिका भी ऊपर से इस्लामाबाद के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करना चाहता है। यानी पाकिस्तान एक ऐसे जियोपॉलिटिकल क्रॉसरोड के ऊपर एक दफा फिर खड़ा हुआ है जहां हर डिसीजन जो है उसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये चाइना की गोद में जाएंगे या अमेरिका की गोद में जाएंगे या दरमियान में चलते रहेंगे। दरमियान में चलने का रास्ता बचा हुआ इनके लिए कोई नहीं है। चाइना को एक तरफ कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही चलेंगे, अमेरिका को कह रहे हैं हम आपके साथ ही चलेंगे, और अमेरिकन कैंप ही जो है वो सऊदी अरब का कैंप है उसको भी साथ जाके मिल रहे हैं। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस इसके आएंगे, जाहिर बात है इनको पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, जो मिल नहीं रहा वो तो तभी मिलेगा जब इनको प्रैक्टिकली या ही अब चाइनीज कैंप में जाएंगे या अमेरिका कैंप के अंदर जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका और इसराइल अपने डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हासिल न कर सका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी अपनी रीजनल बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो मजीद मजबूत कर लेता है, जो अभी तक लग रहा था कि डामाडोल है, लेकिन उन्हें कह दिया कि भाईजान साड़ी मर्जी नाल होएगा जड़ा काम होएगा, तो फिर इस जंग का असली विनर कौन होगा? अभी तो कहा जा रहा है कि जी ईरान ये जंग जीत गया है, और मैं ये बार बार रिपोर्टिंग मुसलसल लाइव स्ट्रीम के अंदर करता चला आया हूं, तो उसकी वजह से मैं जेरे अताब आया हूं अमेरिका के अंदर भी, खासतौर के ऊपर यहां बरतानिया के अंदर भी। कभी कभी जो है वो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज होता है, डिप्लोमेटिक आउटकम्स होते हैं और जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, यह सबसे बड़ी जीत बन जाता है कि अवाम किस बात को मानती है कि भाई जीता कौन है, अवाम क्या कहती है। अगर ईरान, अभी भी आप देख लो कि रीजनल एस्केलेशन के इस वक्त जो ईरान ने की है कि ईरान इस वक्त टारगेट पूरे रीजन में अपनी मर्जी से इस वक्त भी इसराइल शामिल कर सकता है, आज भी थ्रेट कर रहा है, कर सकता है, तो जाहिर बात है कि फिर ऑप्टिक्स क्या है ये इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, और परसेप्शन क्या है कि ईरान जीत रहा है। एक बात और जाते जाते, अजीजा ने मुझे पीस एग्रीमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, ठीक है हम मानते हैं फाइनलाइज नहीं हुआ, कई रिपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स जो हैं वो अभी इवॉल्व हो रही हैं, और इसीलिए डेफिनेटिव कंक्लूजन जो है वो निकालना जज्बाती होगा, मैं मानता हूं। लेकिन जाहिर बात है, इतना जरूर है कि जो नैरेटिव जंग के शुरू में था, आज उससे काफी मुखालिफ डिस्कशन वेस्टर्न मीडिया के अंदर हो रही है, वेस्टर्न मीडिया के ऊपर नजर आ रही है, और इसीलिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट शायद आने वाले सालों तक मिलिट्री एकेडमिक्स और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स को भी स्टडी करेंगे, और जंग लड़ने का तरीका अब तब्दील किया जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या ईरान ने वाकई स्ट्रेटेजिक विक्ट्री जो है वो हासिल कर ली है, या सिर्फ और सिर्फ ये एक आर्जी टेम्पररी डिप्लोमेटिक एडवांटेज है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स।